नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना शुरू करने से पहले फिर एक सूचना अपनी किताब ऑपरेशन बजूका के बारे में। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोताओं का, किस्सा गोई परिवार के जिम्मेदार श्रोताओं का। कई लोगों ने आज फिर मुझे मेल करके और जो प्री ऑर्डर बुकिंग होती है उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। सिर झुकाकर उनका ढेर सारा शुक्रिया, प्यार दिखाने के लिए उनका ढेर सारा शुक्रिया। आज दृष्टि प्रकाशन वालों ने इसका किंडल एडिशन भी जारी किया है। उसका लिंक मैं भेज रहा हूँ क्योंकि हमारे कई किस्सा कोई परिवार के श्रोताओं ने किंडल एडिशन के बारे में पूछा था कि किंडल में ये उपलब्ध है कि नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने उसको जारी कर दिया है। कम्युनिटी में लिंक भेज रहा हूँ। जो किंडल पर पढ़ने के जिनकी आदत है, ये कह लें, किंडल पर पढ़ने वालों के लिए दृष्टि प्रकाशन ने उसका लिंक भेज दिया है। आप उस पर प्री ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी यही लिखा हुआ है कि 11 सितंबर को जब वो पेपर बैक एडिशन रिलीज़ करेंगे तो किंडल एडिशन भी उसी के साथ ही रिलीज़ करेंगे। दूसरा, मैंने उनसे ये पूछा, बार बार लोग यही पूछ रहे हैं कि amazon.com पर लिस्टिंग कब होगी। उसके लिए भी उन्होंने बताया कि बस 2-3 दिन में amazon.com पर भी लिस्टिंग हो जाएगी, ताकि देश के बाहर के लोग, किस्सा कोई परिवार का बहुत बड़ी संख्या किस्सा कोई परिवार की बाहर भी रहती है, हिंदी प्रेमी लोग हैं और क्राइम की घटनाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। वो .com पर, amazon.com पर प्री ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा, कई लोगों ने सवाल पूछा था कि बजूका का लिटरल मीनिंग क्या है। बजूका का लिटरल मीनिंग है, शुरुआती दौर के वो रॉकेट लॉन्चर जो हुआ करते थे, प्लेन बैरल वाले, कंधे पर रख के और उससे फायर किया जाता था, उसे बजूका कहते हैं। और बहुत सोच समझ के इस ऑपरेशन का नाम बजूका रखा गया था, क्योंकि तब तक श्री प्रकाश की AK-47 इस्तेमाल करके की गई घटनाओं का पता लग चुका था। उससे बड़े हथियार या उससे बड़ी ताकत से उस पर हमला करना था या उसे घेरना था। इसलिए बजूका शब्द का इस्तेमाल तत्कालीन ADG लॉ एंड ऑर्डर श्री अजय राज शर्मा साहब ने किया था। आज का वाकया। आज की घटना का प्रदेश है राजस्थान, जिला है अजमेर। अजमेर में एक श्रीनगर तहसील है और श्रीनगर तहसील का एक गांव है मानपुरा। तारीख थी 29 अप्रैल 2023। मानपुरा गांव के प्रधान ने थाने के प्रभारी को फ़ोन किया कि मानपुरा गांव के बाहर बने हुए कुएं से सुबह से बहुत बदबू आ रही है। गांव वालों ने और प्रधान ने खुद भी टॉर्च की रोशनी में ये देखने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं कोई गांव का ही कोई पशु इस कुएं में गिर गया हो जिसकी वजह से ये दुर्गंध आ रही है। लेकिन उन्होंने पुलिस को ये बताया कि ये कोई मानव शव ऐसा लगता है, किसी आदमी या औरत का शव है। अपनी शंका भी बताई एसओ को, प्रभारी निरीक्षक को, कि गांव की ही एक शादीशुदा लड़की सोनू बेग पिछले 3 दिन से गायब है। बहरहाल पुलिस आई। पहले तो वही अपना बॉडी को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। बॉडी बाहर निकाली गई तो बिल्कुल शक सही था। लाश वो सोनू बेग की थी, गांव की ही विवाहित महिला जिसकी उम्र करीब 20 साल या 21 साल थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये, मतलब प्राइमा फेसी ये लगा कि वो कूद गई होगी खुद से या फिर किसी एक्सीडेंट में वो वहाँ गिर गई होगी, लेकिन उसकी लाश देखने से ये लग रहा था कि उसके सर पर
किसी भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई और फिर उसके बाद उसका गला भी काट दिया गया। पुलिस ने फौरन हत्या का अपराध पंजीकृत कर लिया। लाश को वास्ते पोस्टमार्टम मॉर्चरी भेज दिया गया। अजमेर के जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल के चीड़ घर में उसे भेज दिया गया ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। बहरहाल शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हीमोरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज आया। शरीर पर 5 चोटों के निशान बताए गए, जिनमें सबसे घातक और सबसे गहरा गले पर पड़े हुए बड़े कट का निशान था। बहरहाल जैसे ही लाश पोस्टमार्टम के बाद गांव पर आई तो वो सब कुछ शुरू हो गया। हल्ला मचा कि साहब इसका भी गौना भी नहीं हुआ था, ये ससुराल गई नहीं थी, पहली बार जाना था, किसी ने इसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। फिर जब भीड़ इकट्ठा होती है, लिहो लिहो होता है और जैसे सियार की हुआ होती है, फौरन लाश को रोड पर रखकर जाम कर दिया गया। पुलिस के और रेवेन्यू के बड़े अधिकारी आए। किसी तरह गांव वालों को समझा के वहां से हटाया गया। गांव वाले हत्यारों की, रेपिस्ट की खासकर कि साहब बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और जिस किसी ने ये बलात्कार और हत्या की है उसको सामने लाया जाए, हम दंड देंगे। सारी भीड़ की यही मानसिकता होती है। और मैं बार बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कभी भी संबंधित कर्मचारी को, जैसे बिजली नहीं आ रही इलाके में या किसी बिजली की तार से कोई पशु या कोई व्यक्ति करंट लगने से, बरसात में अक्सर होता है, मृत हो जाता है, तो सबसे पहले बिजली विभाग के इलाके के जेई, एई, लाइनमैन सब के खिलाफ पूरा गांव इकट्ठा होकर मुकदमा लिखवाता है। लाश को रख के फिर धरना प्रदर्शन होता है और डिमांड होती है कि साहब लाइनमैन को यहाँ बुलवाइए, यहाँ बुलवाइए मौके पर जहाँ भीड़ है, और उससे पूछताछ करिए कि आखिरकार उसने ये बिजली काटी क्यों नहीं थी जब बरसात हो रही थी। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी पुलिस वाले की गलती हो और उसके बाद भीड़ कहे कि फलां इंस्पेक्टर को यहाँ ले आइए, भीड़ कहे कि फलां अधिकारी को यहाँ ले आइए, कभी भी नहीं अलाउ करना चाहिए। जरा सा भी इसमें आप पिघले और उसको मौके पर बुलाया या ज़बरदस्ती उसे लाया गया, उसके साथ अनहोनी होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि भीड़ तंत्र में दिमाग नाम की चीज़ नहीं होती है। जो एक आदमी कहेगा 1000 आदमी उसी को फॉलो करेगा। कभी संबंधित अधिकारी को भीड़ के बीच नहीं लाना चाहिए। फिर भी भीड़ जिद करती है तो कहिए ठीक है, आप में से 5 कौन से आदमी हैं जो उससे बात करना चाहते हैं, हम बात कराएंगे, हम अपनी गाड़ी से ले चलेंगे, आप लोग तब तक धरने पर बैठे रहिए, हम आपको ले चलते हैं, उससे बात करा देते हैं, लौट के आप इन लोगों को बताइए क्या क्या बात हुई, उसके बाद आप संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अधिकारी या कर्मचारी या उस व्यक्ति को कभी मौके पर न बुलाएं। बहरहाल वहाँ पर यही डिमांड होती रही कि साहब अपराधियों को पकड़िए, यहाँ लाइए, नहीं तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। पुलिस और रेवेन्यू के अफसरों ने समझा बुझा के उसे वहाँ से भेजा, तब जाके उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी स्थिति उत्पन्न हो गई तो जिले के पुलिस अधीक्षक चूनाराम के दिशा निर्देश पर टीमें बनाई गई, ये पता करने के लिए कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। जब बलात्कार की बात गांव वाले कर रहे थे, उग्र हो रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, तभी वहां पर ये बताया गया कि नहीं साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। भीड़ और रिएक्शनरी हो गई कि साहब मैनेज किया गया, साहब बिक गई पुलिस, साहब डॉक्टर बिक गया। ये नेचुरल है। जब भी आप कोई बात, सही बात, तथ्यों वाली बात से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो भीड़ इसी तरह रिएक्ट करेगी। सब बिक गए, पैसा ले लिया, फलाने को मैंने देखा था वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में,
वो वहीं घूम रहा था, डॉक्टर को पैसा दे दिया होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन भीड़ तो भीड़ है, वो रिएक्ट करती है। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ से हटाया जा पाया था। बहरहाल टीमें, एसपी श्री चूना राम ने टीमें बना दी, टीमों ने अपना काम शुरू किया। सीडीआर से कुछ नहीं निकला, क्योंकि लोकेशन वही गांव की ही थी। गांव स्कूल, स्कूल गांव, यही गांव कॉलेज, कॉलेज गांव, यही उस लड़की की लोकेशन आती थी। किन किन लोगों से बातचीत की गई थी, बहुत से लोगों से बातचीत हुई, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, कोई बात उससे निकल कर आई नहीं। लेकिन पुलिस जो इंटरनेट एक्टिविटी थी, वो किन से बात हुई, हालांकि कोशिश करती, प्रयास करती तो पता लग सकता था, लेकिन पुलिस ने कोशिश भी नहीं की। मैनुअल पुलिसिंग में अभी भी बहुत से लोगों का बहुत विश्वास है। बहरहाल लोगों से ये कहा गया कि गांव में घूमकर पता करें। सादी वर्दी वाली पुलिस ने गांव में काफ़ी चीज़ें पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास पता नहीं लगा। पुलिस को और गांव वालों को उसके बाप पर शक हो रहा था। बाप को भी थाने पर लाया गया। कई दिन बुला के पूछताछ की गई, लेकिन उसे कतई जानकारी नहीं थी। माँ के बारे में लोग ये कहते रहे कि साहब माँ सीधी है, घरेलू है, ग्रामीण है, और वो इस तरह का काम करेगी, बहुत हिम्मत का काम है, ये थोड़ा मुमकिन कम लग रहा है। बहरहाल पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था, कोई और क्लू नहीं था, लिहाजा माँ को भी बुलाया गया। वैसे भी राजस्थान में पुलिसिंग के समय में, पुलिसिंग में हमारे जो साथ के लोग वहाँ तमाम थे, तमाम जूनियर्स अभी भी हैं, उनका ये कहना है कि लड़कियों और महिलाओं से उतना फ्रीक्वेंटली बात पुलिस नहीं करती है, जब तक कि उनके पास पर्याप्त शक के आधार पे तो बात करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका विरोध होता है, महिलाओं को थाने पर ले जाने का बड़ा विरोध होता है। वहाँ स्थानीय लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी तो इज्जत चली गई, हमारे घर की महिला को पुलिस थाने पर बुलाया गया। तो कुछ इस तरह की वहाँ की सोसाइटी है कि इसको बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन कई दिनों तक जब कोई क्लू नहीं मिला, तो लड़की की माँ को भी थाने पर बुलाया गया। पूछताछ शुरू हुई। बहुत देर तक वो रजिस्ट नहीं कर पाई, और फिर उसने सारी बात बता दी। उसने ये बताया कि बहुत बचपन में, जैसा राजस्थान में प्रचलन में है, बहुत बचपन में इसकी शादी कर दी गई थी, और इसके ससुराल वाले खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन बड़े लोग थे। यही सोच के बचपन में, चूँकि वहाँ बाल विवाह, तमाम बड़े स्ट्रिक्ट कानूनों के बाद भी बाल विवाह का चलन अभी भी राजस्थान में मौजूद है। बहरहाल माँ ने ये बताया कि उसकी बचपन में शादी हो गई। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद वो कॉलेज जाना उसने शुरू किया। उसके बाद उसने मोबाइल फ़ोन की जिद की कि साथ की लड़कियां सब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। मोबाइल फ़ोन उसको दे दिया गया। लेकिन धीरे धीरे माँ ने कहा कि हम लोगों ने ये नोटिस किया कि ये जब भी इसका कोई फ़ोन आता है, ये भाग के बाहर जाकर बात करती है। उससे पूछा भी गया, कहा भी गया, तो उसने समझा दिया। गांव के उतने पढ़े हुए लोग नहीं थे, माँ को भी समझा दिया कि भीतर सिग्नल कम आते हैं, बाहर साफ सिग्नल आते हैं, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। माँ को कुछ शक के कीड़े चलने लगे। उसने इसको ओवरहियर करने की कोशिश की। बिना बात के बाहर जाकर, जहाँ वो बात कर रही है, चुपचाप जाकर दूसरा कोई काम करने के बहाने उसने जब उसको ओवरहियर किया, और फिर ये भी ध्यान दिया कि पूरी रात ये मोबाइल फ़ोन पर ही रहती है, देर से सोकर उठती है, जल्दी जल्दी कॉलेज जाती है या नहीं भी जाती है। तो उसने जब ओवरहियर करना शुरू किया तो उसे समझ में आ गया कि ये तो वही सोना बाबू वाली कहानी है। फौरन घर में सब लोगों को बुलाया गया, बातचीत की गई, और ये कहा गया कि अब इसकी विदाई की तैयारी कर दीजिए। लड़की के पैर इधर उधर पड़ रहे हैं, ऐसा न हो
कहीं कोई बदनामी वाली बात हो जाए। बहरहाल माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। जब जब वो विदाई की बात करती थी, सोनू बेग ये कहती थी। सोनू बेग की माँ का नाम शांति बेगम था, बाप का नाम मोहम्मद बेग था। माँ की उम्र करीब 57 वर्ष थी। तो बहरहाल जब जब वो विदाई की बात करती थी, ये उसको टाल देती थी। धीरे धीरे मुखर होने लगी कि मैं अभी ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं फला करने के बाद जाऊंगी, मैं ठिकाना करने के बाद जाऊंगी, जो बहाना बनाया जाता है। लेकिन बहुत परेशान होने के बाद बार बार जब उसके पिता पूछते थे तैयार हुई, उनका कतई तैयार नहीं है। तो रात में एक दिन इसने और जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या करती है ये टेलीफोन में कि पूरी रात जागती है। एक दिन उसे उसका शक सही हुआ और रात में उसने किसी से वीडियो चैट देख ली। वहीं पर उसका मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल के टूटते ही बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई सोनू बेग। माँ के पास कोई और चारा नहीं था। कमरे में रखे हुए कुल्हाड़ी से पहले उसने सिर पर वार किया। जब वो बेहोश हो गई तो गर्दन काट दी। हिम्मत दिखाते हुए उसको कम्बल में लपेटा और गांव के बाहर वाले कुएं में, जहां से लोग पानी नहीं खींच कर ले जाते हैं, वहां फेंक आई। पुलिस भी सन्न रह गई कि जिसके बारे में सब लोग ये गारंटी लेते थे कि घरेलू महिला है, कम पढ़ी लिखी है, बच्चों से या बेटी से बहुत प्यार करती थी, ये ऐसा कैसे कर सकती है, उसने पूरी बात बता दी। घर में ही छिपा कर रखे गए आला कत्ल कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद कर दिया। बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड स्टेन्स कुल्हाड़ी में, उस लोहे और लकड़ी के बीच का जो जॉइंट होता है उसमें बड़ी मात्रा में ब्लड स्टेन्स मिल गए। फॉरेंसिक वालों ने आके सारे सबूत इकट्ठा किए। हालांकि उसको मारने के बाद घर में जहाँ जहाँ उसके ब्लड थे उसकी सफाई की गई थी, लेकिन फ्रेश सैंपल उस कमरे के लिए गए और उसमें भी ब्लड स्टेन्स मिल गए। कुल्हाड़ी और उसके बेट की फॉरेंसिक जांच के लिए उसे भेज दिया गया। मुझे तो लगता नहीं है कि उसमें कहीं फिंगरप्रिंट आया होगा। रफ सरफेस पे फिंगरप्रिंट आना बहुत मुश्किल होता है, और अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते करते कुल्हाड़ी की वो बेंत बहुत चिकनी हो गई हो तो शायद एक आध फिंगरप्रिंट वहाँ से लिफ्ट करने पर मिल जाए। बहरहाल पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए उसके बताए अनुसार, और फिर उसकी माँ शांति बेगम को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए। आज लड़की सोनू बेग शादी बचपन में हुई, तब उसको न शादी के बारे में पता था न शादी के मायने पता था। बहुत छोटे छोटे बाल विवाह का चलन वहाँ अभी भी है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि शादी का क्या मायने है, क्या मतलब है और क्यों होती है। बस ये है कि सबकी होती है, इसलिए मेरी भी घर वालों ने कर दी है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, परिपक्वता की दहलीज पर पहुंची, तो उसे कुछ कुछ शायद एहसास होने लगा, जब साथ की लड़कियां मोबाइल फ़ोन पर बातचीत किया करती थी। घर में डिमांड की कि हमें मोबाइल फ़ोन चाहिए। लाडली थी, मोबाइल फ़ोन दे दिया गया और मिल गया। और फिर वही हुआ जो नए ज़माने के लड़के लड़कियां मोबाइल का मिसयूज़ करते हुए करते हैं। आप सब जानते हैं, और जो इस एज ग्रुप में हैं वो और अच्छे से जानते हैं। माँ ने नोटिस किया कि किसी से बात जरूर करती है, कॉल आते ही उठ के भागती है, जल्दी ही बात करके जल्दी जल्दी और कॉल को काट के फिर भीतर आती है, पूछने पर कोई न कोई बहाना बनाती है। अब आप और रात रात भर जगती है, देखती मोबाइल ही है। माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे ये तो नहीं पता लग पाया कि क्या होता है, लेकिन माँ थी, शंका जरूर हो गई। अब आप समझ रहे होंगे कि रात भर मोबाइल में क्या करती होगी। किसी का फ़ोन आता है तो माँ के सामने से उठ के बाहर क्यों भागती होगी। मेरे कहने का मतलब ये
कि मोबाइल देवता ने सोनू बेग को भर भर के आशीर्वाद दे दिया कि मोबाइल छोड़कर अब वो जी भी नहीं पा रही थी। बहरहाल इस लड़की की मां ने कई बार ओवरहियर करने की कोशिश की और उसे भी समझ में आ गया कि ये बाबू सोना वाला मामला है और किसी चक्कर में ये पड़ गई है। लड़की के पिता और परिवार के भीतर के लोगों की पंचायत हुई, यानी इमरजेंसी मीटिंग हुई। तो ये तय पाया गया कि लड़की लगता है बहक गई है, इसलिए इसका जो फौरी तौर पे इलाज है वो ये है कि इसकी तुरंत विदाई करके ससुराल भेज दिया जाए, वरना किसी भी समय बदनामी हो जाएगी। माँ को ये काम सौंपा गया उसी इंटरनल इमरजेंसी मीटिंग में, पंचायत में जो भीतर के लोगों की बातचीत हुई थी, उसको ये काम सौंपा गया कि 20 साल की हो गई है, इसको मेंटली प्रिपेयर करो कि इसकी विदाई होनी है। फिर बाप को कहा गया कि विदाई की तारीख पंडितों से पूछ के तय कर लो, ताकि पूछाताछी होने पर या बात शुरू होने पर तारीख के बारे में कोई कंफ्यूजन न रहे। बिचौलिया यानी अगुआ जिसे कहते हैं, जिनके नेतृत्व में ये शादी तय हुई होगी, उनसे कहा गया कि लड़के वालों के यहाँ जाकर और जल्दी विदाई की बात करो और उनसे भी कहो कि विदाई की तिथि और साइत सुदिन निकलवा लें। पहली ही तारीख जो बताई जाए उसी पर आकर विदाई करा लें। सारे लोग, माँ बाप और वो अगुआ, सब अपने अपने काम पर लग गए। उस दिन जब ये लौट कर आई, कोई शॉर्ट टर्म कोई वहाँ पर प्रोजेक्ट ये कॉलेज में कर रही थी, कोई छोटी 6 महीने 8 महीने का कोई कोर्स कर रही थी। वहाँ से जब लौट के आई तो माँ ने भूमिका बनाना शुरू किया कि लड़के वालों के यहाँ से विदाई का संदेश आया है, अब विदाई की तैयारी करनी है। मतलब इस तरह की जैसे बनाते हैं ना, ग्राउंड बना रही थी माँ उनकी कि, लेकिन उसने एकदम छूटते ही कहा कि अभी जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाऊंगी, आजकल सभी लड़कियां ये कहती हैं, शादी तो तब करूंगी जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। चाहे लड़का अपने पैरों पे सालों साल से खड़ा हो और सबका खर्च उठाने की उसके अंदर ताकत हो, क्षमता हो और औकात हो, लेकिन फिर भी वो यही कहती हैं कि हम जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाएंगे हम शादी नहीं करेंगे। जब माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की तो उसने ये कहा कि लड़के का फ़ोन मेरे पास है, उसका नंबर, मैं खुद उसको फ़ोन करके बता दूंगी कि मैं अभी विदाई नहीं कराने वाली, और फिर वो आएगा भी नहीं विदा करने के लिए। माँ थोड़ी चिंतित हुई। कई दिनों तक उसने बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन सोनू बेग नहीं मानी। माँ ने थक हार कर सोचा कि अब इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि आखिरकार ये बात करती किससे है। बात सुनने की कोशिश करने लगी। लड़की को भी अंदाज लग गया कि माँ मेरी बात सुनने की कोशिश करती है। उसने भी खुसुर फुसुर में बात करनी शुरू की, ताकि कितना भी नज़दीक माँ आ जाए बातचीत का कंटेंट वो सुनने न पाए, क्योंकि जैसे ही वो किसी बहाने से पास आती थी और उसको लगता था कि और आसपास आकर वो खुसुर फुसुर भी सुनने का प्रयास करेगी, तो फौरन टाटा बाय बाय हो जाता था। लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी माँ जरूर, लेकिन गढ़ी बहुत थी। उसके सब समझ में आ गया। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिर लड़का कौन है, उसने दिमाग लगाया कि रात में जब ये फ़ोन पर रहती है या बात करती है तब सुना जाएगा। एक दिन उसने सोने का स्वांग रचाया कि नींद रोज़ भी सोती हैं महिलाएं, कामकाजी महिलाएं गांव में आज भी 8 बजे खाना खिलाया, बर्तन वर्तन साफ करके 9 साढ़े 9 बजे सो जाती हैं, क्योंकि उन्हें सुबह 4 बजे पशुओं के चारा और इधर उधर के काम के लिए 4 बजे उठना होता है। तो वो भी, लड़की भी जानती थी कि ये 9 बजे बिल्कुल अचेत हो जाएगी, उसके बाद लड़की अपना कार्यक्रम शुरू करती थी। लेकिन माँ के स्वांग के आगे ये चालाकी लड़की की धरी रह गई। उस दिन उसने सोने का स्वांग रचाया कि हाँ वो सो रही है, लेकिन दरअसल वो जग रही थी।
12 बजते बजते उसने इन लोगों ने अपना कार्यक्रम शुरू किया। वीडियो चैट होने लगी। मां की नजर पड़ गई। उठते ही पहला काम किया उसने कि मोबाइल छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन चीथड़े हो गए, कवर उलट के पीछे चला गया और मोबाइल की ये दुर्दशा देखकर या जो बातचीत हो रही थी अचानक उसमें भारी रुकावट आने पर वायलेंट हो गई और माँ के साथ मार पीट और गाली गलौज करने लगी। माँ को कोई चारा नहीं दिखाई दिया। उसने घर में रखी हुई कुल्हाड़ी से पहले सिर पर वार किया, गिर गई तो गर्दन काट के उसकी अलग कर दी। फिर हिम्मत उसने दिखाई, कंबल में उस शरीर को लपेटकर, ब्लीडिंग बहुत कस के हो रही थी, वो कुएं तक गई और कुएं में उसे फेंक दिया। 3 दिन तक कुछ पता नहीं लगा, न किसी ने गुमशुदगी लिखवाई, माँ ने भी, बाप ने भी, किसी परिवार के आदमी ने भी कोई गुमशुदगी नहीं लिखवाई। लेकिन दुर्गंध आने पर जब गांव में हल्ला हुआ और ये देखा गया तो शक गांव वालों को तुरंत हो गया कि 3 दिन से गायब है, कहीं ये उसी की तो नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में था कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। किस्सा गोई परिवार के अपने सुधी श्रोताओं को, परिवार के सदस्यों को अब मैं ये बताते बताते थक गया हूँ कि बच्चों को अगर मोबाइल दिलाया गया है तो उस पर सख्त नज़र रखिए। किसी की कॉल आती है और लड़का या लड़की कोई भी हो जिसके पास मोबाइल है, अगर वो उठकर बाहर बात करने के लिए उठता है, उसे मना करिए कि तुम्हें जो बात करनी हो यहीं बात करो, बाहर नहीं जाओगे। कोशिश करिए कि बहुत ज़रूरी ना हो तो मोबाइल लेकर स्कूल न जाएं बच्चे। बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है कि रास्ते में कुछ इमरजेंसी हो सकती है तो अलाउ कर दीजिए, लेकिन ऐसी सूरत में बीच बीच में मोबाइल को चेक भी करिए। बच्चे अगर कुछ इधर उधर स्टेप्स उनके पढ़ रहे होंगे तो मोबाइल में वो स्क्रीन लॉक भी रखेंगे और ऐप का लॉक भी रखेंगे। लेकिन माँ बाप की हैसियत से, और ख़ासकर माँ, उनसे लॉक का पैटर्न ज़रूर पूछ ले। पासवर्ड या कोड जो भी उन्होंने लगा रखा है वो ज़रूर पूछ ले और गाहे बगाहे फ़ोन को भी चेक कर ले। कोई बात उसमें अगर ऐसा लगता है कि ये सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो टोका टोकी ज़रूर करिए। थोड़ी सतर्कता अगर आप नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए ये बच्चे हैं और इनके बहकने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। किसी एक के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वभाव है, जवानी की दहलीज पे पैर रखते ही ये जरा सा इनको मौका मिल गया, आपकी नज़र चूकी तो ये बहक जाएंगे। इसलिए सतर्क रहें, थोड़ा नज़र रखें, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।